तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है पेनक्रियाटिक कैंसर। ठीक है। तो पेनक्रियाज आपको पता है पेनक्रियाज क्या होता है? एक एंडोक्राइनल ऑर्गन होता है जो एंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन भी है, जिसका दोनों फंक्शन है। ये एंडोक्राइनल कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है और एक्सोक्राइनल कुछ जूसेस को रिलीज करता है। ठीक है। तो पेनक्रियाज कुल मिला के एक ग्लैंड है। तो ग्लैंड के अंदर कैसे सेल्स होंगे? ग्लैंडुलर सेल्स होंगे। और ग्लैंडुलर सेल के मैलिग्नेंट कैंसर को क्या बोलते थे हम? एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है। तो ये क्या है? एक हाईली मैलिग्नेंट रैपिडली ग्रोइंग एडिनोकार्सिनोमा है। ठीक है। और पेनक्रियाज के अंदर अगर कुछ भी होता है ना, कोई भी इश्यू होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पे नेक्रोसिस होता है, वहाँ पे कैंसर होता है, कुछ भी होता है, तो पेनक्रियाज के जो भी सिम्टम्स होते हैं ना ऑलमोस्ट साइलेंट रहते हैं। तो उसका प्रोग्नोसिस इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जाता है। पेनक्रियाटिक कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका प्रोग्नोसिस वन ऑफ द पुअरेस्ट है। ठीक है। जितने भी कैंसर है उनमें से सबसे पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस के अंदर पेनक्रियाज का नाम आता है। ठीक है। तो हम लिखते हैं इट इज ए हाईली मैलिग्नेंट rapidly growing adenocarcinoma। ये क्या है? एक हाईली मैलिग्नेंट रैपिडली ग्रोइंग एडिनोकार्सिनोमा है। ठीक है। जिसका वन ऑफ द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस है। इसका नाम जो पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस वाले कैंसर के अंदर आता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मोस्ट कॉमन साइट की, कि ये किस जगह पे प्रेजेंट होता है मोस्ट कॉमनली। आपको पता है पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर। देखिए पेनक्रियाज कैसा होता है। ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पेनक्रियाज, अपने को सभी को पता है। ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे यहाँ से एक पेनक्रियाज की डक्ट निकलती है, इसको पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ऊपर से एक और डक्ट आती है जिसको कॉमन हेपेटिक डक्ट, नहीं कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, सॉरी। ठीक है। ये कॉमन बाइल डक्ट एक और छोटी सी डक्ट को कनेक्ट करती है जिसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। और ये ऊपर से आती है एक डक्ट बन के जिसको हम कॉमन हिपेटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है। ये जाके लीवर में कनेक्ट होती है, जो दो डक्ट में बनाती है, एक राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ये गोल ब्लैडर को कनेक्ट होती है, जो बनती है ये है सिस्टिक डक्ट। ये है कॉमन हेपेटिक डक्ट और ये बन गई कॉमन बाइल डक्ट। और ये जाती है ड्योडिनम में, और दिस इज पेनक्रियाटिक डक्ट। दिस इज पेनक्रियाटिक डक्ट। और पेनक्रियाज का ये होता है हेड, ये होती है बॉडी, और ये सबसे लास्ट 1% पार्ट टेल। ठीक है। दिस इज द टेल। इसको बोलते हैं हम एम्पुला ऑफ वेटर। और यहां पे एक स्पिंटर होता है जिसको बोलते हैं हम स्पिंटर ऑफ ओडीआई। स्पिंटर ऑफ ओडीआई। ठीक है। तो ये था आपका पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर। इसमें से अगर बात करें जाए कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट, तो पेनक्रियाटिक हेड इज द मोस्ट कॉमन साइट। ठीक है। पेनक्रियाटिक हेड एक मोस्ट कॉमन साइट होती है पेनक्रियाज कैंसर का। और वैसे तो टेल में भी हो सकती है, और टेल का कैंसर अगर होता है तो उसको बोलते हैं कि वो ऑलमोस्ट साइलेंट होता है। ठीक है। पेनक्रियाटिक हेड में तो मिनिमम कुछ सिम्टम्स आ भी जाएंगे, लेकिन टेल के अंदर तो बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं आते। ठीक है। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी? हेड ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है। हेड ऑफ पेनक्रियाज। अब बात करते हैं पेनक्रियाटिक कैंसर की ईटियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो पेनक्रियाज के अंदर अगर कहीं पे ट्यूमर डेवलप होगी तो उससे पेनक्रियाज के सारे
फंक्शंस अल्टर हो जाएंगे, ठीक है। और स्टार्ट कैसे होता है, हमेशा पता है सेलुलर एडेप्टेशन से स्टार्ट होते हैं। कोई भी किसी ड्यू टू एनी ईटियोलॉजी, किसी भी रीजन की वजह से, अगर केवल पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो सुनो, ड्यू टू एनी ईटियोलॉजी, किसी रीजन की वजह से, किसी भी रीजन हो सकता है, वो अल्कोहल हो सकता है, स्मोक हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, पेनक्रेटाइटिस हो सकती है, किसी भी रीजन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे सेलुलर एडेप्टेशन हो जाते हैं। और सेलुलर एडेप्टेशन होता है तो वो सेलुलर एडेप्टेशन अब नॉर्मेलिटी में चेंज होता है, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेज है मेटाप्लेजिया। देन ये मेटाप्लेजिया चेंज होता है डिस्प्लेजिया में, और डिस्प्लेजिया फाइनली चेंज हो जाता है एनाप्लेजिया में। इस तरह से पेनक्रियाटिक कैंसर डेवलप होता है, ठीक है। तो ये था आपका पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, सेम वही तरीका है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे ईटियोलॉजी की। वी टॉक अबाउट द ईटियोलॉजी, वो क्या रीजन रह सकते हैं जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक कैंसर डेवलप होता है। देखो, सबसे पहले तो डायबिटीज मलाइटस। तो देखो भाई, वही सभी कोज रहेंगे जिसकी वजह से पेनक्रियाज को लंबे टाइम तक स्टिमुलेशन मिले। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है, तो डायबिटीज अपने को पता है भाई 2 टाइप की होती है। एक में पेनक्रियाटिक सेंसिटिव होता है, एक सेंसिटिव रेजिस्टेंट हो जाता है। तो अगर कोई भी डायबिटीज जिसके अंदर पेनक्रियाज रेजिस्टेंट है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है, या हो सकता है वो इंसुलिन के इंसुलिन एक्टिवेट कोई भी एक्टिवेटर आके पेनक्रियाज को स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेनक्रियाट के ऊपर, पेनक्रियाटिक टिश्यूज के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा इंसुलिन को प्रोड्यूस कराने के लिए, ठीक है। तो पेनक्रियाज के ऊपर, टिश्यूज के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ओवर स्टिमुलेशन होएगा कि भाई तू इंसुलिन प्रोड्यूस करा। और ये स्टिमुलेशन अगर लंबे टाइम तक चलता रहता है, तो उस टाइम पे ओवर द स्ट्रेस की वजह से, इस स्ट्रेस की वजह से पेनक्रियाटिक टिश्यू अपने आप को अडेप्ट कर लेता है अबनॉर्मलिटी की फॉर्म में। जैसे सबसे पहले वो मेटाप्लेजिया, देन मेटाप्लेजिया चेंज इनटू डिस्प्लेजिया, और डिस्प्लेजिया चेंज इनटू एनाप्लेजिया, ये चीज। तो ये है डायबिटीज मेलाइटस। अब कुछ हैबिट जिसकी वजह से पेनक्रियाज को ओवर स्टिमुलेशन मिलती है, जैसे कोई पर्सन कंज्यूम करता है अल्कोहल, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, उसकी वजह से क्या होता है, अल्कोहल से वजह से पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर प्रेशर बढ़ता है, पेनक्रियास टिश्यू ओवर स्टिमुलेट होते हैं। उसके बाद कोई पर्सन कंज्यूम करता है टोबैको, तंबाकू, तो उसकी वजह से भी पेनक्रियाटिक टिश्यूज के ऊपर प्रेशर पड़ता है। उसके बाद कोई पर्सन करता है स्मोकिंग। तो ये सारी चीजें हैं बैड हैबिट जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक टिश्यू ओवर स्टिमुलेट होते हैं। उसके बाद अगर किसी को हिस्ट्री रही है पेनक्रेटाइटिस की, किसी को पहले कभी पेनक्रेटाइटिस था, तो पेनक्रेटाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। और इन्फ्लामेशन क्या है, एक टाइप का सेलुलर एडेप्टेशन है। तो किसी को क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस हुई है, तो वहाँ पे पेनक्रेटिक टिश्यू पक्की तौर पे स्टिमुलेट रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे सेलुलर एडेप्टेशन जरूर हो सकता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, ओके। उसके बाद अगर बात करते हैं डाइट की, कोई पर्सन ऐसी डाइट लेता है जिसकी वजह से पेनक्रियाज को के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। ऐसी डाइट जैसे हाई फैट डाइट, कोई हाई फैटी डाइट लेता है, या हाई, या कोई पर्सन है ओबेसिटी से सफर कर रहा है, ओबेसिटी, या कोई प्रोसेस्ड मीट लेता है, प्रोसेस्ड मीट, ठीक है, ये चीज। अब और कोजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से पेनक्रियाज के अंदर स्टिमुलेशन बढ़े, जैसे किसी को गोल स्टोन है, सपोज करो गोल स्टोन है, यहाँ गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन थे, और वो स्टोन आके यहाँ पे अटक गया, स्टोन ने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, जिससे पेनक्रियाटिक आउटफ्लो रुक गया। उससे क्या होएगा, यहाँ पे बैक फ्लो स्टार्ट होएगा, और बैक फ्लो स्टार्ट होने की वजह से पेनक्रियाज के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा पेनक्रियाटिक जूस कलेक्ट हो जाएगा। तो गोल स्टोन,
गालस्टोन। उसके बाद एडवांस एज ग्रेटर देन 50 ईयर्स। अगर किसी पर्सन की एज एडवांस एज है और वो साथ में वो है मेल भी, ठीक है, तो इट कैन बी ए रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग पेनक्रियाटिक कैंसर। ठीक है, तो ये था आपका कोजेज एंड रिस्क फैक्टर। ओके, अब हम बात करते हैं आगे अपने क्लिनिकल फीचर्स की। तो देखिए, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है, जब भी पेनक्रियाज के अंदर ट्यूमर डेवलप होता है अर्ली स्टेजेस के अंदर, तो वो ऑलमोस्ट साइलेंट रहता है। ठीक है, साइलेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे ट्यूमर का साइज बढ़ता है ना, तो ये पेनक्रियाज ट्यूमर क्या करता है, सपोज करो हेड के अंदर था, तो इसने क्या किया, अपना साइज बढ़ाया, फिर और साइज बढ़ाया, फिर ऐसा करते करते क्या हुआ, पेनक्रियाटिक हेड ने ना कॉमन बाइल डक्ट को कंप्रेस कर दिया। ठीक है, अपना साइज बड़ा बढ़ा के यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखा, इधर देखिए, तो ये पेनक्रियाटिक यहाँ तो जैसे बॉडी के अंदर है, लेकिन अगर हेड के अंदर हो तो इसने क्या करेगा, पेनक्रियाटिक हेड को कंप्रेस कर देगा, और उसकी वजह से पेशेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लिनिकल फीचर के अंदर तो लिखते हैं हम यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक। यूजुअली रिमेन एसिम्प्टोमेटिक अंटिल मेटास्टेसाइज्ड। जब तक कि कैंसर मेटास्टेसाइज नहीं होता तब तक ये साइलेंट ही रहता है। ठीक है, उसके बाद जो कहा जाता है कि सबसे पहला सिम्टम आता है, उसका नाम होता है पेन। इसको पेन को कहा जाता है इट इज फर्स्ट सिम्टम। अब पेन फर्स्ट सिम्टम कैसे है ये देखिए, यहाँ पे आपका पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज अपने भाई एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल स्टमक से नीचे। तो पेनक्रियाज हेड की लोकेशन कैसे होते है, इसके पीछे एक बोन जाती है ऐसी सीधी सीधी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम वर्टिब्रल बोन। ठीक है, या रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो जब पेनक्रियाटिक हेड के अंदर ट्यूमर डेवलप होएगा तो ये अपना साइज बढ़ाएगा। तो कई बार क्या होता है, ऑलमोस्ट टाइम ही होता है, ये ट्यूमर है ना अपनी स्पाइन को, जो ये स्पाइन है ना अपने पीछे, इस स्पाइन को इन्वेड कर देती है ट्यूमर। ठीक है, इन्वेड करके स्पाइन के अंदर घुस जाती है, जिससे क्या होता है, स्पाइन के अंदर से जो नसें निकलती है ना, स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, वो नर्व्स कंप्रेस हो जाती है, और जब भी स्पाइनल नर्व कंप्रेस होती है तो पेशेंट को पेन होता है। ठीक है, ये क्या हुआ है, पेनक्रियाटिक हेड के अंदर भाई ट्यूमर थी, तो ट्यूमर का साइज बढ़ा, ट्यूमर का साइज बढ़ने की वजह से वो पोस्टीरियरली जहाँ पे स्पाइन जाने लग रही है, जहाँ पे अपनी वर्टिब्रल कॉलम जाने लग रही है, जहाँ पे अपनी रीढ़ की हड्डी जाने लग रही है, उसके अंदर घुस गई वो ट्यूमर, और अंदर घुसने की वजह से वहाँ पे स्पाइनल नर्व को उसने कंप्रेस कर दिया, और जब स्पाइनल नर्व कंप्रेस हुई तो पेशेंट के अंदर पेन देखने को मिलता है। तो इसको कहा जाता है ये फर्स्ट सिम्टम। पेशेंट पेनक्रियाटिक कैंसर के अंदर जो सबसे पहला सिम्टम आता है वो पेन होता है। वो कोई कभी भी, आपने कभी देखा स्पाइनल नर्व, स्पाइनल पेन होने लग रहा है तो वो कोई डॉक्टर के पास चेक कराएगा कि भाई मेरे को पेनक्रियाटिक कैंसर तो नहीं है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। पर्सन जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर ट्रीटमेंट लिख देगा, या पर्सन खुद ही डॉक्टर बन जाएगा, और जब डायग्नोस होएगा, जब वो सीवियर सिम्टम्स आएंगे, तब तक पेनक्रियाटिक कैंसर बियॉन्ड ट्रीटमेंट जा चुका होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सिम्टम। ठीक है, ये कैसे होता है, कब होता है, इसके अंदर लिखेंगे ट्यूमर इरोड
पोस्टीरियर सॉफ्ट टिश्यू, posterior soft tissue and compress spinal nerves and compress spinal nerves so pain appears। ठीक है, इसकी वजह से पेन होता है। ठीक है, और ये चीज भी लिख लेते हैं, एट दैट टाइम पेनक्रियाटिक कैंसर goes beyond treatment। जब पर्सन को पेन अपीयर होता है, फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है, तब तक पेनक्रियाटिक कैंसर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता, वो बियॉन्ड ट्रीटमेंट ट्रीटेबल फॉर्म चला जाता है। ठीक है, ठीक है, इरोड पोस्टीरियरली। ओके, अब बात करते हैं अगला सिम्टम जो मैंने अभी आपको बताया है, वो है जॉन्डिस। ये जॉन्डिस कैसे हुआ है, मैंने आपको बताया था, पेनक्रियाटिक हेड का साइज बढ़ेगा, हेड का साइज बढ़ के ये क्या करेगा, कॉमन बाइल डक्ट को कंप्रेस कर देता है, जिससे पर्सन के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस आती है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हमेशा पेनलेस होती है और प्रोग्रेसिव होती है। ठीक है, अगला सिम्टम हम लिखेंगे पेनलेस प्रोग्रेसिव जॉन्डिस। पेनलेस प्रोग्रेसिव जॉन्डिस, इसको कीजिए आप हाईलाइट। सबसे पहले पेन को फर्स्ट सिम्टम और पेनलेस प्रोग्रेसिव जॉन्डिस। देखिए पेनलेस प्रोग्रेसिव जॉन्डिस कैसे होता है, जैसे जैसे पेनक्रियाज का हेड का साइज बढ़ेगा तो ये क्या कर देता है, कॉमन बाइल डक्ट को कंप्रेस कर देता है। तो लिख लेते हैं एज ट्यूमर साइज इंक्रीज इट कंप्रेस, ये कंप्रेस कर देता है। ठीक है, इट कंप्रेस कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, जिससे कोज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के इस पेशेंट के अंदर सारे के सारे क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। कौन से जॉन्डिस के, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के, क्योंकि यहाँ पे हुई है ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के सारे सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्ले कलर स्टूल, पर्सन के अंदर क्ले कलर स्टूल आ जाता है। ये क्ले कलर स्टूल इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे बिलरुबिन ऐड नहीं हो पाती स्टूल के अंदर, जिसकी वजह से बिलरुबिन कहाँ से ऐड होनी थी, बाइल के अंदर से, और बाइल को तो निकालने से रोक दिया गया है, बाइल को तो बाहर आ ही नहीं पा रही है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। और स्टूल के अंदर बाइल ऐड नहीं होएगी तो स्टूल का कलर हमेशा क्ले कलर का होता है। स्टूल के अंदर जो पेशेंट जो कोई भी पर्सन का स्टूल येलो कलरेशन आता है, उसका कारण क्या होता है, वहाँ के उसके अंदर स्टर कोबिलिनोजन ऐड होता है, और स्टर कोबिलिनोजन मिलके बनता है बाइल से। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे बाइल के ना ऐड होने की वजह से
क्ले कलर स्टूल देखने को मिलता है। उसके बाद जॉन्डिस है तो भाई येलो डिस्कलरेशन तो होगा ही होगा। येलो डिस्कलरेशन पूरी ऑफ स्किन, म्यूकस एंड स्क्लेरा, क्योंकि भाई बिलिरुबिन का डिपोजिशन हो जाएगा जिसकी वजह से येलो डिस्कलरेशन होएगा। सबसे पहला साइन, सेकंड साइन और तीसरा साइन। यहाँ पे और क्या होएगा, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल। ओके, अब इसमें करो ये हाईलाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिम्टम ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के क्या क्या सिम्टम होते हैं, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले तो क्ले कलर स्टूल, येलो डिस्कलरेशन, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल, और चौथा एक और है स्ट्रो कलर यूरिन। ये चारों सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। उसके बाद हम अगला फीचर बात करते हैं, अगला क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं। यहाँ पे पेनक्रियाज के अंदर ट्यूमर है, तो जिसकी वजह से पेनक्रियाज का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो पेनक्रियाज का फंक्शन क्या होता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करना। तो लेकिन यहाँ पे ट्यूमर होने की वजह से पेनक्रियाज अच्छे से ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर, पेशेंट के अंदर, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ग्लूकोज इंटॉलरेंस। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ठीक है। यानी क्यों, क्योंकि पेनक्रियाज अफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस। उसके बाद अगले फीचर की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पेनक्रियाज की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पेनक्रियाज के अंदर ट्यूमर डेवलप हो गया है। तो वो ट्यूमर सेल अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते, जिससे पेनक्रियाज की सिक्रीशन डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे सीरम के अंदर डिक्रीज सीरम लेवल ऑफ एमाइलेज एंड लाइपेज। दो एंजाइम होते हैं, सीरम एमाइलेज एंड सीरम लाइपेज, ये पेनक्रियाज रिलीज करता है। तो सीरम के अंदर ट्यूमर की वजह से सीरम के अंदर इन दोनों एंजाइम्स का लेवल डिक्रीज हो जाता है, और पर्सन के अंदर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। और एक और सिम्टम है जो थोड़ा सा लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कोर्वोसियर साइन। कोर्वोसियर साइन, ये साइन कुछ नहीं है, बस जॉन्डिस टाइप का साइन है। इसके अंदर क्या हो जाता है, पाल्पेबल नॉन टेंडर गोल ब्लैडर विद जॉन्डिस देखने को आपको मिलता है। यहाँ पे क्या करें, हम पाल्पेट करेंगे तो गोल ब्लैडर नॉन टेंडर फील होएगा, और साथ में पेशेंट को जॉन्डिस भी होगी। तो अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस हो और साथ में गाल ब्लैडर नॉन टेंडर पाल्पेट होता हो, तो उसको बोलते हैं कोर्वोसियर साइन। और ये साइन देखने को मिलता है अपने को पेनक्रियाटिक कैंसर के अंदर, ठीक है। तो ये थे आपके क्लिनिकल फीचर्स, जिसके अंदर से आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो है पेन फर्स्ट साइन, और सेकंड है आपका प्रोग्रेसिव जॉन्डिस, ठीक है, पेनलेस प्रोग्रेसिव जॉन्डिस, ठीक है। जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट है भाई ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के तीनों क्लिनिकल फीचर। सबसे पहले क्या है आपका
क्ले कलर स्टूल, येलो डिस्कलरेशन और इंक्रीज बिलरुबिन लेवल। ठीक है, ये चीज। अब बिलरुबिन भी अगर पूछे कि कौन सा बिलरुबिन का लेवल इंक्रीज होता है तो यहाँ पे कंजुगेटेड बिलरुबिन का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है आपको। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस के। इटियोलॉजी हो गई, क्लिनिकल फीचर हो गया, बात करते हैं डायग्नोसिस के। सबसे पहले पेशेंट आएगा, अपने को हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन ले लेना है। हिस्ट्री में पेशेंट को पूछना है, पेशेंट की एज देखनी है, जेंडर देखना है, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री देखनी है, कोई पेनक्रेटाइटिस हुआ था या नहीं हुआ था, पेशेंट की ईटिंग हैबिट देखनी है, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको कुछ कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर पेशेंट के सिम्टम्स पूछने कि आपको बैक पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है, आपको वेट लॉस तो नहीं हुआ है रिसेंटली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जहाँ पे हम पालपेट करके कोरोविशियर साइन को चेक करेंगे। ठीक है, कोरोविशियर साइन को चेक करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसके अंदर हम सबसे पहले ट्यूमर मार्कर करेंगे चेक। यहाँ पे पेनक्रियाटिक कैंसर के अंदर ट्यूमर मार्कर होता है CA19/9। ठीक है, ये ट्यूमर मार्कर हम चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सीटी स्कैन कराएंगे, और सीटी स्कैन भी कॉन्ट्रास्ट बेस्ड कराएंगे। ठीक है, ये क्या होता है भाई, देखो सीटी स्कैन दो टाइप का होता है, एक कॉन्ट्रास्ट वाला, एक बिना कॉन्ट्रास्ट वाला। कॉन्ट्रास्ट में क्या करते हैं हम, एक कॉन्ट्रास्ट एक लिक्विड होता है, डाई होती है, उसको हम आईवी पर्सन के अंदर चढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो पूरे बॉडी के टिश्यू उस कॉन्ट्रास्ट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे एक अलग से इमेज बन जाती है। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक ट्यूमर के अंदर हम कॉन्ट्रास्ट बेस्ड सीटी को प्रेफर करते हैं। दिस इज ए डायग्नोस्टिक चॉइस, दिस इज ए चॉइस ऑफ डायग्नोसिस। ठीक है, उसके बाद हम कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, बायोप्सी। कंफर्म करने के लिए हम कर लेंगे बायोप्सी। करने को हम कर सकते हैं ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोली एंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, एक टाइप की। ठीक है, एंडोस्कोपिक कोली एंजियो, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोली एंजियो पेनक्रियाटोग्राफी। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं LFT, लीवर फंक्शनल टेस्ट, कि पेनक्रियाज की वजह से लीवर तो अफेक्ट नहीं हो गया, अगर लीवर भी अफेक्ट हो रहा होगा तो अपने को देखने को मिल सकते हैं इंक्रीज बिलरुबिन लेवल। और ये बिलरुबिन अगर कंजुगेटेड है तो पक्का ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। ठीक है, साथ में अपने को इंक्रीज ALF लेवल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ALF नहीं, ALP, अल्कलाइन फोस्फेट। ये चीजें अपने को देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर हम पर्सन को कीमो दे सकते हैं, रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, कीमो दे दिया, रेडियोथेरेपी दे दिया, उसके बाद इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सर्जरी। यहाँ पे हम सर्जरी कर देंगे। एक सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, विप्पल्स प्रोसीजर। पर्सन का हम कर देंगे विप्पल्स प्रोसीजर। इस विप्पल्स प्रोसीजर का नाम होता है पेनक्रियाटोकोडोनिनोएक्टमी। क्या नाम होता है, पेनक्रियाटो, सबसे पहले पेनक्रियाज, फिर कोडोडिनो एक्टमी। ठीक है, पेनक्रियाटोकोडोडिनो एक्टमी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, विप्पल्स प्रोसीजर के अंदर
हम क्या करते हैं विपल्स प्रोसीजर के अंदर, एक तो हेड ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का हेड, प्लस में कॉमन बाइल डक्ट, प्लस में ड्योडिनम, प्लस में गोल ब्लैडर, ठीक है, प्लस में सम पार्ट ऑफ स्टमक। इस सारे को रिमूव कर देंगे। क्या क्या चीजें मैंने बताई, पेनक्रियाज के हेड को, कॉमन बाइल डक्ट को, ड्योडिनम को, गोल ब्लैडर को और स्टमक के थोड़े बहुत पार्ट को, इस सभी को रिमूव करके बचे खुचे पार्ट को आपस में चिपका देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट इज एनास्टमोसिस, ठीक है, विद डोडिनम को काट दिया तो क्या बच गया अपने पास, जेजुनम। ये है आपका विपल्स प्रोसीजर। ठीक है, अब देखिए क्या था ये तो मैंने थ्योरी बता दी, अब देखिए समझिए थोड़ा सा ये क्या था। यहां पे होता है आपका पेनक्रियाज, ठीक है, और पेनक्रियाज के यहां पे होती है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, जो मैंने इमेज यहाँ पे बनाई थी ये देखिए, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक डक्ट निकल गई, देखिए ये थी आपकी पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज से ये पेनक्रियाटिक डक्ट थी, उसके बाद एम्पुला ऑफ वेटर, और यहाँ पे थी कॉमन बाइल डक्ट, और यहाँ पे क्या था आपका गोल ब्लैडर, एक पियर शेप ऑर्गन था गोल ब्लैडर, ठीक है, यहाँ पे क्या थी ऊपर आके लीवर थी। तो हमने क्या करना है, ठीक है, हमने क्या करना है इसके जस्ट पीछे यहाँ पे होता है आपका गोल ब्लैडर, ये कनेक्ट होता है ऐसे, ठीक है। अपने को क्या करना है, इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर जो भी चीजें है ना, वो सारी चीजें अपने को निकाल देनी है, ठीक है। हमने एक सर्कल बनाना है, इस सर्कल के अंदर जो भी चीज आ गई, जैसे पेनक्रियाज का हेड आ गया, ये कॉमन बाइल डक्ट आ गई, ये गोल ब्लैडर आ गया, ये ड्योडिनम आ गया, और स्टमक का कुछ पार्ट आ गया, ठीक है। इस सारे चीज को निकाल के रिमेनिंग पार्ट को, इसको यहाँ पे जेजुनम से चिपका देनी, यहाँ पे है जेजुनम, ठीक है। ये हम तब करते हैं जब पेनक्रियाज ट्यूमर आसपास के एरिया में स्प्रेड हो चुकी होती है, या हमें कंफर्म नहीं होता कि यहाँ इसने अफेक्ट किया या नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज है, ये थे आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं अदर मैनेजमेंट में, जैसे आरबीएस मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम, क्योंकि पेनक्रियाज का मेन काम क्या था, आरबीएस को कंट्रोल करना। उसके बाद अगर कंट्रोल होता है तो ठीक है, नहीं तो इंसुलिन थेरेपी दे सकते हैं। पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं हम, क्योंकि स्पाइनल नर्व्स को कंप्रेस कर रहा होगा ये, ठीक है, पेन मैनेजमेंट। पेनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और लास्ट में हम कर सकते हैं पैलिएटिव केयर।
पेनक्रियाटिक एंजाइम डिस्प्लेसमेंट इस वजह से क्योंकि पेनक्रियाज अपना एंजाइम अच्छे से बना नहीं पा रही है, तो खाना डाइजेस्ट करने के लिए अपने को एंजाइम्स चाहिए, तो वो हम ओरली दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम करते हैं। यहाँ पे पेन मैनेजमेंट अपने को स्ट्रोंग एनाल्जेसिक देने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास।